Om Education Center, Himmatnagar, since 2009, Standard 1 to 12, English medium and Gujarati medium. Hello students, I am Ankit Prajapati from Home Education Center. Now in the part 3 we are going to discuss about the next different types of reaction, that is displacement reaction, double displacement reaction, then oxidation, reduction, and then redox reaction. In the second part we already discussed about the combination reaction and the second was decomposition reaction. Now here we are start in the part 3. The first one, that is a displacement reaction. Now what is meant by the displacement reaction? When a more reactive element displaces less reactive element from its compound, यहाँ पे क्या है कि more reactive element अगर वो डिस्प्लेस कर देता है यानी हटा देना लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। अब इसके लिए स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बताता हूं, अगर आपको पता नहीं है तो आपको नोट कर देना है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले आता है पोटेशियम, okay students, now we are see K means what? Potassium, Na sodium, Ca calcium, Mg magnesium, Al aluminum, Zn zinc, Fe ferrous means iron, Pb tin, hydrogen, copper, silver and gold। अब स्टूडेंट्स ये रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे मैंने लाइन में लिखा हुआ है, सबसे पहले जो ऊपर टॉप मोस्ट जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और लोअर साइड जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। अगर आपको इसको याद अच्छी तरह से करना है तो इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं किस तरह से आपको इसको याद रखने का होता है। इसके लिए आपको एक मैं देता हूं हिंदी में, ठीक है, वो आपको ध्यान रखने का कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि के मीन्स का, Na काशीनाथ, का माली आलू जरा फीके पकाता है कॉपर सिल्वर गोल्ड के साथ। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको याद रखना है ये जो रिएक्टिविटी सीरीज जो पूरी आप लाइन में याद कर सकते हो। वापिस मैं आपको एक बार बताता हूं बोल के, आपको नोट कर देना है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कॉपर सिल्वर गोल्ड के साथ। तो स्टूडेंट्स ये रिएक्टिविटी से अगर सीरीज आपको आएगी तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है जो Fe है CuSO4। सपोज अगर हम एक आयरन नेल लेते हैं, एक आयरन नेल यहाँ पे सपोज हमने लिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, दो टेस्ट ट्यूब लेना है, चलो समझ लो स्टूडेंट कि इसके अंदर हमारा यहाँ पे CuSO4 का सॉल्यूशन है, इसके अंदर किसका CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट का इसके अंदर सॉल्यूशन है। अब हमें क्या करना है, एक शाइनी नेल जो होती है, शाइनी, क्योंकि नेल जब हम लेते हैं नई नेल होती है तब वो शाइनिंग वाली होती है। अब ये शाइनी नेल को जब हम पुट करेंगे किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, सबसे पहले जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का। सपोज हमने ये शाइनी नेल है इसके अंदर हमने डाल दिया। अब यहाँ पे ये जो नेल है, आयरन नेल होती है मींस वो
Fe है। ये जो आयरन नील है वो CuSO4 के साथ इसका रिएक्शन होता है। ठीक है, अब आपको रिएक्टिविटी सीरीज में देखना है कि जो Fe है, Fe कहां पे है स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे Fe है, और जो Cu है, Cu वो नीचे है। उसका मतलब जो Fe है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। हियर Fe is more reactive than copper, मींस ये क्या करेगा, जो Fe है वो कॉपर की जगह ले लेगा। क्या करेगा, Fe मींस आयरन जो है वो कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, यानी कॉपर को हटा देगा। तो यही इक्वेशन के आप ये अंदर देख सकते हो कि जब आयरन नील को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो यहां से जो कॉपर है वो हट जाएगा और Fe है वो SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, मींस हो जाएगा FeSO4। क्या हो गया, FeSO4 मींस फेरस सल्फेट। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन है वो बन जाएगा, यहां पे जो आयरन नील है इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगा, ब्राउनिश लेयर। कैसा, ब्राउनिश लेयर। अब जब ये नील को आप बाहर निकाल दोगे तब उसके ऊपर ब्राउनिश लेयर ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन यहां पे जो सॉल्यूशन अब जो बचा है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन बचा है यहाँ पे, अब वो सॉल्यूशन के अंदर अकेला क्या है, Cu। क्या है, अकेला Cu मींस कॉपर ही है। इसमें इसके अंदर क्या है, ओनली कॉपर बचा हुआ है, क्योंकि कॉपर की जगह पर किसने ले ली, Fe ने, यानी Fe ने SO4 के साथ रिएक्ट कर दिया। और ये जो कॉपर का सॉल्यूशन बनेगा वो आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर देखने को मिलेगा ओनली ग्रीन कलर का, यानी कि जो पहले जो सॉल्यूशन ब्लू कलर का था वो अब कन्वर्ट होके ग्रीन में हो गया, क्योंकि उनमें से जो सल्फेट था SO4 उसने फेरस यानी आयरन के साथ रिएक्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए आपको ये जो रिएक्टिविटी सीरीज अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, a reaction in which new compounds are formed by mutual exchange। यहां पे ये वर्ड ध्यान रखना, mutual exchange of ions between two compounds। अब इसके लिए यहां पे है एग्जांपल, Na2SO4 मींस सोडियम सल्फेट, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, उससे हमें क्या मिलता है, तो BaSO4 बेरियम सल्फेट, 2NaCl मींस सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस कहा हुआ है, तो यहाँ पे किस तरह से आयंस का एक्सचेंज हुआ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको पता है कि Ba के 2 पॉजिटिव आयंस होते हैं। कैसे होते हैं, 2 पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, और SO4 के आपको पता है 2 नेगेटिव होते हैं। Ba के 2 पॉजिटिव आयंस होते हैं, SO4 के 2 नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे इसको 2 आयंस की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 2 इसके पास ज्यादा है, मींस ये 2 क्या करेंगे, एक दूसरे के पास म्यूचुअल एक्सचेंज करेंगे, किसका, आयंस का। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से जो Na2 है, Na2 वो यहाँ पे Cl2 के साथ यहाँ पे इसका एक्सचेंज होगा और SO4 का Ba के साथ यहाँ पे एक्सचेंज होगा। Ba के 2 पॉजिटिव आयंस, SO4 के 2 नेगेटिव, यानी इसको 2 की जरूरत है, इसके पास ऑलरेडी 2 ज्यादा है, तो ये 2 क्या करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे और आयंस का एक्सचेंज कर लेंगे। इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे Na2 जो है वो Cl2 के साथ रिएक्ट होगा और SO4 है वो Ba के साथ रिएक्ट होगा, तो हमें मिलेगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट और 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स यही है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट reaction। Okay, now here most important topic, that is oxidation and reduction। Oxidation and reduction। Now what is mean by the oxidation? Oxidation means students आपको ध्यान रखना है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है। What? When oxygen is added और या तो हाइड्रोजन is removed। क्या है, ऑक्सीजन इज एडेड, या तो ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है। दूसरा ये क्या है जो आपको 11th 12th में केमिस्ट्री में आएगा, जहां पे होगा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसका गेन और लॉस होना। जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है
वहां पे भी ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लॉस होते हैं, ठीक है, ये भी इसके अंदर ऐड होता है। हम आप और में यहाँ पे भी आएगा जो कि आप 11th-12th केमिस्ट्री में आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है ऑक्सीजन इज एडेड, ये तीनों में से कोई भी एक होना चाहिए तो आपको ऑक्सीडेशन हो जाएगा। व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड और इलेक्ट्रॉन लॉस, यानी इलेक्ट्रॉन जो लॉस करता है वो, तब जाके ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 2Cu प्लस O2 यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन है, जहां पे हम रिएक्शन होगा तो 2CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो आपका बनेगा, ये हमारा ऑक्सीजन ऐड जब होता है उसका एग्जांपल है। यहाँ पे देखो O2 जो है वो 2Cu के साथ अंदर ऐड हो जाता है रिएक्शन के बाद, यानी कि आप देखो यहाँ पे 2CuO हो गया यानी कॉपर ऑक्साइड। मींस हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन है वो ऐड हुआ। सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड। अब दूसरा एक एग्जांपल, जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तब भी ऑक्सीडेशन होता है, इसका ये एग्जांपल है। यहाँ पे 2H2S प्लस O2 यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जो है प्लस O2 यानी ऑक्सीजन जब रिएक्ट होता है तब हमें से मिलता है 2S प्लस 2H2O यानी सल्फर और वाटर। यहां पे आप देख सकते हो कि ये 2H2S है जिसमें से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हुआ है। क्या हुआ? हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया है। मींस हम कह सकते हैं दिस इज आल्सो ए ऑक्सीडेशन, यानी हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ है उस ये सॉल्यूशन S में से, वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव। कोई भी एक प्रोसेस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन। नाउ रिडक्शन दैट इज ऑपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन। यहां पे पता है हमें कि ऑक्सीजन इज एडेड, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन इज रिमूव। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन इज रिमूव, यानी जब भी कोई रिएक्शन होता है और उसमें से ऑक्सीजन रिमूव होता है तब जाके हम उसको रिडक्शन कहते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था तो यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर देना है आपको, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की मैंने बात कही, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो गेन करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये अभी आप याद नहीं रखोगे तो चलेगा, 11th-12th में आपको उसको उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज रिमूव्ड तो होगा रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता था, यहाँ पे रिमूव हो गया। उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 2KClO3 यानी पोटेशियम क्लोराइड, उसका रिएक्शन होके पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन हमें मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो O है ऑक्सीजन वहां से रिमूव हो गया है। आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन है पोटेशियम क्लोराइड में से, वो ऑक्सीजन रिमूव हो गया। रिमूव हो गया मींस क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। सेम प्रोसेस फॉर द हाइड्रोजन इज एडेड। अब एक हाइड्रोजन का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जहां पे हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक सोडियम है और हाइड्रोजन है, मींस Na+H2, 2Na+H2। यहाँ पे क्या करना है? हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है। क्या करना है? हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो 2NaH यानी सोडियम हाइड्राइड, यानी इसके अंदर हाइड्रोजन है वो रिएक्शन होके ऐड हो गया है। तो स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है कि व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड ऑक्सीजन इज रिमूव्ड मींस रिडक्शन, ऑक्सीजन इज एडेड hydrogen is removed then oxidation. So this is the two important process, oxidation and reduction. Okay, now one process related to oxidation and reduction is here, that is redox reaction. Students, what? Redox reaction, ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। Now what is mean by the redox reaction? यहाँ पे हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1 by 1 प्रोसेस होता था। यहाँ पे क्या है? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होती है स्टूडेंट्स, क्या एक साथ दोनों प्रोसेस होती है, मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों एक साथ होते हैं कोई रिएक्शन के अंदर, तब वो जो रिएक्शन है हम उसको कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ
जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं कोई रिएक्शन के अंदर, तब हम उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल, CuO मींस कॉपर ऑक्साइड, H2 मींस वाटर। यहां पे हमें रिजल्ट मिलेगा Cu मींस कॉपर प्लस H2O यानी वाटर। अब देखो यहां पे स्टूडेंट्स, CuO कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस हुआ है, यानी कि CuO में से ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गया। अब ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो क्या हुआ? यस, रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। अब वो ऑक्सीजन रिमूव हो गया यानी कहीं जाके वो ऐड हुआ है, वो किसी ना किसी में ऐड हो गया, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो H2 के अंदर ऐड हुआ है। कहां पे ऐड हुआ? H2, यानी वो बन गया H2O। अब जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम क्या कह सकते हैं? यस, ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया, मींस यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि ये जो प्रोसेस है उसके अंदर ऑक्सीजन है वो रिमूव भी हुआ है और ऑक्सीजन बाद में वो ऐड भी हुआ है। तो यहाँ पे हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस एक साथ हुई है, मींस दिस इज कॉल्ड द टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सो हियर यू हैव टू learn the more examples about the double displacement reaction, then oxidation, reduction and redox reaction. Okay? Okay students, now next topic is exothermic reaction. Now what is meant by exothermic reaction? So here reaction in which heat is released, कि कोई रिएक्शन होता है उसमें से जब हीट रिलीज होती है, that is called exothermic reaction. उसका एक एग्जांपल है यहाँ पे, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4, that is a methane. When methane burnt in air, means with oxygen, here we get the product. One is CO2, that is carbon dioxide. Second product that we get water, and the here most important, that is a heat, that is in the definition of the exothermic reaction. Means here when methane bond in air, means with oxygen, we get the product carbon dioxide, water and as well as here heat. Means here we can say burning of natural gas is the example of exothermic reaction. याद रखना कि exothermic reaction के अंदर यहाँ पे heat रिलीज होती है। क्या रिलीज होता है? heat. Okay students, now next after exothermic, that is endothermic reaction. In the endothermic reaction, that we require the different types of energy like heat or light or electricity, that already we discussed in the part 1, that was decomposition reaction. स्टूडेंट्स आपको याद होगा डीकंपोजिशन रिएक्शन, उसके अंदर हमने 3 पार्ट्स डिस्कस किए थे। एक था थर्मल डीकंपोजिशन, सेकंड था फोटोलिटिक डीकंपोजिशन और उसमें थर्ड था इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। वो 3 के जो 3 टाइप्स है हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट इज द टाइप्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो 3 के 3 एग्जांपल्स एंडोथर्मिक रिएक्शन के ही एग्जांपल है। यहां पे आपको कुछ नया लर्न नहीं करना है स्टूडेंट्स, बिकॉज वो तीनों के अंदर हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता था। और यहां पे भी हमें डेफिनेशन में क्या कहा है एंडोथर्मिक में, कि जिसके अंदर हमें हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायर होता है जो रिएक्शन करने के लिए, चाहे वो हीट हो या लाइट हो या इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी हम ले सकते हैं। दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, सो हियर वन एग्जांपल is given CaCO3 calcium carbonate
यहाँ पे किसका यूज हुआ है, हीट का यूज किया हमने, तो उसमें से हमें प्रोडक्ट्स मिलता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विकलाइन कहते हैं, और उसमें से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सो हियर हीट का यूज हुआ है। सो दिस इज एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक के अंदर भी एग्जांपल यहाँ पे हमने बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस लिया हुआ है, लेकिन उसके अंदर अगर आपको ऐड करना है स्टूडेंट्स तो रेस्पिरेशन याद रखना स्टूडेंट्स, ये भी एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का, क्योंकि जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तब हमें पता है कि उसमें से हीट इवॉल्व होती है। क्या इवॉल्व होता है? हीट। दूसरा, वो हम वेजिटेबल मैटर होता है उसका कंपोस्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स, कंपोस्ट, उसमें भी हीट इवॉल्व होती है। सो दिस आर द such examples of the exothermic reaction. Okay students, now next and the last one, that is the effect of oxidation in daily life, कि हमारे डेली लाइफ के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहाँ पे होती है, लेकिन एक्चुअली में हमें पता नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, हियर फर्स्ट वी लर्न अबाउट the corrosion. Now what is mean by the corrosion? So here when a metal is exposed to substance such as moisture, कि अगर कोई मेटल है, अगर उसको हम एयर के साथ बाहर छोड़ दे, खुला छोड़ दे, एक्सपोज यानी खुले में छोड़ देना, कहां पे? तो मॉइस्चर के अंदर या एयर में खुला छोड़ दे या वाटर या एसिड एटसेट्रा फॉर सम टाइम, a layer of oxide, what here, a layer of oxide is formed which weakens the metal, यानी वो मेटल के ऊपर जब हम उसको छोड़ देते हैं एयर के साथ, तब उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर यानी कोटिंग हो जाता है, जिससे क्या होता है, वो जो मेटल है वो वीक हो जाता है। कैसा हो जाता है? वीक। तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाती है स्टूडेंट्स, तो वो जो मेटल है वो वीक हो जाता है। सो हेंस मेटल इज सेड टू बी corroded। तो हम वी कैन से, तो वो जो मेटल है वो कैसा हो गया है? corroded हो गया है। कैसा हो गया है? corroded हो गया। ठीक है, अगर उसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर बन जाता है जब हम उसको खुले में छोड़ देते हैं, चाहे वो खुले में मॉइस्चर हो, एयर हो, वाटर हो या एसिड में, तो उसके ऊपर एक लेयर कोटिंग हो जाता है ऑक्साइड का, जिससे वो जो मेटल है वो वीक हो जाता है, जिसको हम corroded कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स है यहाँ पे हमारे डेली रूटीन लाइफ में हम देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन को जंग लग जाता है, उसके ऊपर ब्राउनिश कोटिंग लग जाता है। जनरली वो मॉनसून सीजन होती है उसमें ज्यादा होता है। सेकंड एग्जांपल, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जब भी कोई सिल्वर की कोई चीज होती है ना देखना स्टूडेंट्स, तो उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाता है। दैट इज आल्सो एग्जांपल्स ऑफ corrosion। कॉपर का एग्जांपल ले तो कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कोटिंग लेयर बन जाता है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाता है। तो ये जो सभी टाइप्स है वो corrosion के हैं, ये एग्जांपल्स है कहां पे हमारे डेली रूटीन लाइफ में corrosion होता है। अगर हमें इसको प्रिवेंट करना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे? तो इसके ऊपर एक तो पेंट कर सकते हो आप, उसके बाद ग्रीस भी लगा सकते हो, ग्रीस, पेंटिंग करना, ग्रीसिंग करना। अगर ये सब हम करेंगे कोई मेटल्स के ऊपर, तो हम कोई भी मेटल को corrosion होने से प्रिवेंट कर सकेंगे। ओके, आफ्टर दैट next, that is rancidity. Now what is mean by rancidity? The oxidation of fats and oil when exposed to air is known as rancidity। यानी कि ऑक्सीडेशन होना, फैट्स यानी कोई भी जो खाने का चीज है, फूड्स है या ऑयल्स, अगर हम उसको खुले में छोड़ देते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अगर हमें ऑक्सीडेशन जो अगर हो जाता है तो वो जो फूड है उसके अंदर से हमें एक तो बैड स्मेल आने लगती है, खाना बिगड़ भी सकता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, ये सब कुछ होता है रेंसिडिटी के अंदर। सो हियर अगर हमें रेंसिडिटी से उसको बचाना है तो क्या करना होगा स्टूडेंट्स?
अगर हमें उसको बचाना है तो कीपिंग फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर, क्या करना है हमें, एयर टाइट कंटेनर के उसके ऊपर पैक करना है। स्टूडेंट्स आपको पता है हम फूड पैकेट्स जनरली हम सब खाते हैं फूड पैकेट्स, ठीक है। तो कई बार हमने फूड पैकेट्स देखा भी है, लेकिन इसके अंदर एक एयर फिलअप की जाती है। क्या होता है, एयर। अब जनरली हम ऐसा मानते हैं कि जो कंपनी वाले हैं वो हमें ज्यादा दिखाने के लिए इसके अंदर एयर फिलअप करके देते हैं, लेकिन स्टूडेंट सच में ऐसा नहीं होता है। ये जो एयर है फूड पैकेट के अंदर वो कोई एयर नहीं है, बट इट इज ए नाइट्रोजन गैस। व्हाट, नाइट्रोजन गैस। यस स्टूडेंट, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिलअप किया जाता है। इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है और नाइट्रोजन जो गैस है वो इसके अंदर ऐड किया जाता है, ताकि क्या होगा, ये जो इसके अंदर जो भी फूड है या चिप्स है उसको हम रेंसिडिटी यानी ऑक्सीडेशन होने से उसको प्रिवेंट कर सकेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसीलिए जो पैकेट्स होते हैं उसके अंदर जो गैस फिलअप की जाती है वो नाइट्रोजन गैस होती है स्टूडेंट्स, तो याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये पैकिंग ऑफ food items like potato wafers etc in packets containing nitrogen gas instead of air। तो इसके अंदर जो होता है कोई फूड पैकेट्स उसके अंदर जो नाइट्रोजन गैस है वो उसके अंदर ऐड किया जाता है स्टूडेंट्स। सो हियर वी एंड द चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टैंडर्ड 10 साइंस। आई होप गाइस यू हैव अंडरस्टूड। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है इस लेसन के रिलेटेड तो कमेंट में प्लीज कमेंट कीजिएगा। प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंकित प्रजापति, होम एजुकेशन सेंटर। थैंक यू।